Okay, welcome back, students. We are back to our channel Mindset is Magic. Okay, we have started with the chapter Useful and Harmful Microorganisms. तो अगर आपको इसके फर्स्ट पार्ट का यानी मैंने यूजफुल वाला पार्ट यानी यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का पार्ट मैंने स्टार्ट कर दिया था। ठीक है। अगर आपको उसका चाहिए वीडियो लेक्चर अगर आपको देखना है तो आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक में आप क्लिक करके आप इसको देख सकते हो। ओके। तो यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में हमने लैक्टोबैसिलस राइजोबियम और ईस्ट के बारे में कुछ पार्ट कवर किया था। ठीक है। और हम बात करेंगे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में। ओके। तो इस वीडियो लेक्चर में हम हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करेंगे। यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्चुअली वो यूजफुल होते ही हैं। ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? सबसे टाइनी ऑर्गेनिज्म, सबसे छोटे जो हमें अपनी आंखों से नहीं दिखते। ओके। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम लोग क्या बोलते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। राइट। ओके। तो अगर आपको इसका पूरा यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का आपको सब देखना है तो आप प्लीज पहले लेक्चर में जाके आप प्लीज उसको देख लीजिएगा। ओके, वी आर स्टार्टिंग विद द पार्ट एंटीबायोटिक्स। ओके, हार्मफुल से पहले हमने क्या देखना है? एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं। ठीक है। तो एंटीबायोटिक आपने नाम सुना होगा, आप डॉक्टर के पास जाते तो वो बोलते हैं आपको एंटीबायोटिक की जरूरत है, यू नीड एंटीबायोटिक। तो वो एंटीबायोटिक आपको लिख के देते हैं। दवाइयां जो होती है उसको हम लोग एंटीबायोटिक्स भी बोलते हैं। उसको अब हम एंटीबायोटिक्स क्यों बोलते हैं? ठीक है। तो एंटीबायोटिक्स ऐसी चीज है जो बैक्टीरिया हमारे बॉडी में, वायरस जो भी हमारे बॉडी में घुस गया उसको मारने का काम करती है, इसलिए उसका नाम एंटी है। एंटी मतलब उसके वो अपोज लड़ता है वो। ठीक है। तो कार्बन कंपाउंड्स, तो समझा आपको एंटीबायोटिक्स के बारे में हम लोग को पढ़ाई करनी है। तो कार्बन कंपाउंड्स ऑब्टेन फ्रॉम सम बैक्टीरिया एंड फंगाई फॉर डिस्ट्रॉइंग और प्रिवेंटिंग द ग्रोथ ऑफ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। तो आप सोच रहे हो एंटीबायोटिक्स किससे बनता होगा? तो मैं आपको बता दूं कि एंटीबायोटिक्स भी बैक्टीरिया से ही बनता है। मतलब जो बीमारी को मारने के लिए, जैसे मलेरिया अगर एक बैक्टीरिया से हो रहा है, प्लाज्मोडियम से हो रहा है, तो उस बीमारी को उससे लड़ने के लिए प्लाज्मोडियम का वायरस ही हम यूज करते हैं। ठीक है। उसी का बैक्टीरिया यूज करके हम उसको डिस्ट्रॉय, उसके जो हमारे बॉडी में घुस गया है हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसका, उसको मारने के लिए हम उसी का यूज करते हैं। ठीक है। तो कार्बन कंपाउंड्स obtained from some bacteria and fungi for destroying or preventing the growth of harmful microorganisms are called antibiotics। तो एंटीबायोटिक्स को बनाया जाता है कार्बन कंपाउंड से जो कि बैक्टीरिया और फंगाई से मिलते हैं। किसके लिए? डिस्ट्रॉय करने के लिए और प्रिवेंट करने के लिए, मतलब बचाने के लिए, खत्म करने के लिए। किसके? ग्रोथ को, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को आर कॉल्ड एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक डिस्कवरी ऑफ 20th century have brought about a revolution in the field of medicine. Even a disease like tuberculosis has been almost completely eradicated from some countries. Okay। तो एंटीबायोटिक ऐसी चीज है 20th सेंचुरी में डिस्कवर की गई है, वो इतना बड़ा रिवॉल्यूशन लाया है मेडिसिन के फील्ड में कि लोग उसका इतना ज्यादा यूज कर रहे हैं। ओके। तो इवन डिसीज लाइक ट्यूबरक्लोसिस हैव बीन ऑलमोस्ट कम्प्लीटली इरेडिकेटेड। ट्यूबरक्लोसिस आपको पता होगा, टीबी। ठीक है। तो टीबी जैसी बीमारी भी ऑलमोस्ट खत्म हो गई है बहुत सारी कंट्रीज में से बिकॉज ऑफ एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स मेनली एक्ट अगेंस्ट बैक्टीरिया। ठीक है। वो लोग किसके एंटीबायोटिक्स कहाँ किसके अगेंस्ट काम करते हैं? वो मेनली बैक्टीरिया को मारते हैं, वायरस को मारने के लिए मोस्टली यूज नहीं होते हैं वो लोग। नॉर्मल बैक्टीरिया अगर बॉडी में घुस गया तो उसको मारने के लिए वो यूज होते हैं। सम एंटीबायोटिक्स कैन डिस्ट्रॉय प्रोटोजोआ ऑल्सो। तो कुछ एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया को भी डिस्ट्रॉय करते हैं और कुछ प्रोटोजोआ हमारी बॉडी में अगर आ गया है तो उसको भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सम एंटीबायोटिक यूजफुल अगेंस्ट अ वाइड वैरायटी ऑफ बैक्टीरिया। तो कुछ क्या होते हैं, बहुत सारे अलग अलग तरह के बैक्टीरिया में भी वो एंटीबायोटिक्स यूज होते हैं। दे आर कॉल्ड एज ब्रॉड स्पेक्ट्रम बैक्टीरिया। मतलब एक एंटीबायोटिक्स अलग अलग बैक्टीरिया की बीमारियों को, अलग अलग बैक्टीरिया से हुई बीमारियों को वो लड़ सकता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रॉड स्पेक्ट्रम। मतलब उसका स्पेक्ट्रम बहुत बड़ा है, मतलब वो बहुत सारी बीमारियों से लड़ सकता है। एग्जाम्पल्स आर एम्पिसिलिन, एमोक्सिलिन, टेट्रासाइक्लिन एक्सेट्रा। ठीक है। ये सब एग्जाम्पल है, आपको याद रखना पड़ेगा कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स कौन कौन से होते हैं। एम्पिसिलिन, एमोक्सिलिन, tetracycline. When the pathogen cannot be identified even though the symptoms of disease are visible, broad spectrum antibiotics are used। मतलब ऐसे कब यूज करते हैं हम लोग ब्रॉड स्पेक्ट्रम? जब पैथोजन जो होता है, मतलब जो वायरस या फिर जो बैक्टीरिया हमारे बॉडी में, उसको हम लोग पैथोजन बोलते हैं। जो हमारी बॉडी में बैक्टीरिया होता है जो हमें परेशान करता है उसको हम लोग पैथोजन बोलते हैं। ठीक है। जो फॉरेन चीज है जो हमारी बॉडी में घुस गई है, जो कि हमारी बॉडी को सूट नहीं कर रही है। ठीक है। तो ऐसे चीज को हम लोग पैथोजन बोलते हैं। जो वो आइडेंटिफाइड अगर नहीं कर पाता, इवन द सिस्टम ऑफ डिजीज और सिस्टम, सॉरी, सिम्टम्स दिख रहे, सिम्टम्स मतलब क्या? लक्षण।
ठीक है, सिम्टम्स मतलब क्या होता है, लक्षण। तो लक्षण दिख रहे हैं बीमारी, जैसे बुखार आ रहा है, खांसी आ रही है, सब चीजें दिख रही है, लेकिन बीमारी एक्चुअल में है क्या वो हमें पता नहीं चल रही है। मतलब पैथोजन कौन सा है वो हमें पता नहीं चल रहा, मलेरिया का, कि डेंगू का है, कि ट्यूबरकुलोसिस का है, किसका बैक्टीरिया घुसा है बॉडी में, पैथोजन घुसा है, हमें पता नहीं चला। लेकिन हमें क्या दिख रहे हैं, सिम्टम्स दिख रहे हैं। तो इस केस में ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक हम यूज करते हैं, क्योंकि ये एंटीबायोटिक्स कॉमन होती है, मतलब वो हर एक तरह के बैक्टीरिया को मार सकती है, मतलब पैथोजन को मार सकती है, मलेरिया का और डेंगू का और सबके लिए वो काम करती है। इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। whenever a pathogenic microorganism is definitely known, then narrow spectrum antibiotics are used। अब इसमें क्या, अब ये क्या केस है कि जब हमें एक्चुअल में हमने टेस्ट किया, ब्लड टेस्ट किया, हमें पता लगा कि अरे भाई नहीं, इसको मलेरिया है, ठीक है, कैसे पता चला, उसका पैथोजन डिटेक्ट हुआ उसके बॉडी में, बराबर। तो मुझे पैथोजन अगर डिटेक्ट हो जाता है और मुझे पता चल गया कि ये पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसके बॉडी में इस डिसीज का प्रेजेंट है, तो इस केस में हम लोग नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक यूज करते हैं। नैरो मतलब क्या, छोटा, मतलब उसका ज्यादा वाइड नहीं है, मतलब वो एक ही पैथोजन को मारेगा, बराबर है। तो वो एक ही पैथोजन को मारेगा जो मलेरिया का है, तो उस ऐसे पैथोजन, ऐसे बैक्टीरिया एंटीबायोटिक्स हम लोग क्या बोलते हैं, नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। एग्जाम्पल्स आर पेनिसिलिन, जेंटामाइसिन, एथ्रोमाइसिन, एक्सेट्रा। ओके। तो आपको नैरो स्पेक्ट्रम वाला भी याद रखना पड़ेगा, दो नाम, और ब्रॉड स्पेक्ट्रम का भी दो नाम आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये नैरो स्पेक्ट्रम, ब्रॉड स्पेक्ट्रम आपको समझ में आया कि वो अलग 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 बीमारी का मुझे पैथोजन पता नहीं चल रहा है, ठीक है, पैथोजन डिसेबल है, लेकिन कुछ तो सिम्टम्स बॉडी में, बुखार सर्दी सब कुछ हो रहा है, लेकिन एक्चुअली में डिसीज क्या है, नहीं पता चल रहा है। तो उस केस में डॉक्टर्स ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स देते हैं, ताकि बीमारी ज्यादा बढ़े ना, और कोई भी पैथोजन होगा तो ये उससे लड़ सकता है एंटीबायोटिक्स। जब हमें पता चल गया कि हाँ ये बीमारी एक्चुअली मलेरिया का ही पैथोजन इसके बॉडी में है, तो नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स दिया जाता है, ताकि वो ही पैथोजन को फटाफट वो मार दे। ठीक है। इंस्टीट्यूट कौन सा है, द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वीरोलॉजी, established at 1915 in Pune, undertakes research related to disease like measles, jaundice, fever and a disease of the lungs with support from World Health Organization। ठीक है, तो ये इंस्टीट्यूट है जो अंडरटेक करता है, रिसर्च करता है डिसीज को रिलेटेड। मीसल्स का डिसीज होता है जो, जॉन्डिस जो होता है, फीवर जो हमें होता है, लंग्स का डिसीज, ठीक है, WHO से कांटेक्ट में करके वो इंस्टीट्यूट इन डिसीजों के बारे में लर्न कर रहा है, मतलब इसके बारे में रिसर्च कर रहा है और इसकी दवाइयां निकाल रहा है, समझ लो आप, है कि नहीं, अच्छी बात है। चलो पेनिसिलिन के बारे में पढ़ते हैं। पेनिसिलिन इज अ ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक्स ऑब्टेन फ्रॉम अ फंगस। ओके। पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक जो फंगस हमें देता है। पेनिसिलिन एंड इज यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग द इन्फेक्शन कॉज्ड बाय बैक्टीरिया लाइक स्टैपो स्टैपिफोलोकाई। ठीक है, किससे होती है, स्टैफिलोलोकाई। ठीक है, ये एक बैक्टीरिया का नाम है, क्लोस्ट्रोडिया, स्टेप्टोकोकाई एंड एक्सेट्रा। ठीक है। तो ये जो तीनों बैक्टीरिया का नाम है, ये बैक्टीरिया जो बीमारी हमें होती है, ठीक है, उससे लड़ने के लिए कौन सा हम लोग ये यूज करते हैं, एंटीबायोटिक पेनिसिलियम। ठीक है, इज यूज फॉर कंट्रोलिंग द इन्फेक्शन कॉज है बैक्टीरिया। तो ये जो इनसे इन्फेक्शन होता है, स्टेप्टोलोकाई, क्लोस्ट्रिडिया, स्टेप्टोकोकाई से जो इन्फेक्शन हमें बॉडी में होता है, उससे लड़ने के लिए पेनिसिलियम इज द antibiotics used। Okay, medicine containing penicillin are useful to treat certain bacterial infection of the ear, nose, throat and skin, as well as diseases like pneumonia and scarlet fever। ओके। अगर आपको याद रखना, याद रखो, अगर आपको कोई नाक कान कोई भी इन्फेक्शन हो रहा है, ठीक है, थ्रोट का इन्फेक्शन, स्किन का इन्फेक्शन, या फिर आपको निमोनिया हो रहा है, तो आप पेनिसिलिन यूज कर सकते हो। ठीक है, पेनिसिलिन आपको बहुत ज्यादा यूजफुल हो, कि वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकता है, ठीक है, कंट्रोल करता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को बढ़ने नहीं देता, क्योंकि फंगल इन्फेक्शन ऐसा चीज है जो बहुत फटाफट बढ़ता है, खुजली होने लगती है, तो जो कि बहुत गंदी मतलब बीमारी अच्छी नहीं है, फंगल का ग्रोथ होने लगता है। ठीक है, और ये एक्चुअली में आपको पता है, जो फंगल की ग्रोथ है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है, तो फंगस से ही होता है, बराबर। तो उसको लड़ने के लिए जो पेनिसिलिन हमें मिला है वो फंगस से ही मिला है, समझे आप। तो जो चीज होती है उस चीज को लड़ने के लिए उसी का पैथ, उसी का कंपाउंड, उसी का चीजें हम लोग यूज करते हैं उसे लड़ने के लिए, समझ गए। कॉशन, अब अगर आप एंटीबायोटिक्स ले रहे हो तो आपको कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना है। फर्स्ट, एंटीबायोटिक शुड बी टेकन ओनली व्हेन प्रिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम पैरासीटामोल, क्रोसिन ले लेते हैं, ठीक है, क्रोसिन और पैरासीटामोल आधा कॉमन चीज, फिर जो कि डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि आपका सिर दर्द है, वो थोड़ा हल्का बहुत बदन दर्द है, तो आप ले लो, क्योंकि वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। ठीक है, क्योंकि वो क्या करता है, वो आपके जो भी अंदर जो भी बॉडी में फंक्शन जो भी ऐसा है कि थोड़ा बहुत जो आपको थकान जैसा लगता है, मतलब थकान
सर दर्द हो रहा है, जो भी आप टेंशन में हो, जो भी है, तो उस चीज को थोड़ा कम करता है, आपको सुला देता है एक्चुअली। ठीक है, तो वो एक तरह का नॉर्मल है। लेकिन आपको कोई भी दवाई ऐसे बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के नहीं लेनी चाहिए। डोंट परचेज एनी एंटीबायोटिक फ्रॉम मेडिकल स्टोर विदाउट अ प्रिस्क्रिप्शन फ्रॉम अ डॉक्टर। ऑब्वियसली बात है, अगर अब तक आपके पास पर्ची नहीं है, आपने डॉक्टर को पर्ची दिया है, डॉक्टर ने आपको पर्ची दिया है, वो दिखा के आपको दवा लेनी है, अगर आप बोल के ले रहे हो मतलब गलत हो सकता है। ठीक है, गलत मत करो वैसा। आपको जो दवाई डॉक्टर ने बोली वही लो, ये नहीं कि बाजू वाले ने बोला उसको ये मत तो ये दवाई यूज की तो मैं भी ले लूं, ऐसा नहीं होता है। ओके, उनको कुछ अलग होगा, आपको क्या है वो डॉक्टर ही बता सकता है। ठीक है, डोंट कंज्यूम एंटीबायोटिक्स ऑन योर ओन टू ट्रीट कॉमन डिजीज लाइक अ थ्रोट इन्फेक्शन, कॉमन कोल्ड और इन्फ्लुएंजा। ऑब्वियसली बात है, हम क्या करते हैं, हल्का सा बुखार सर्दी क्या हुआ नहीं, हम नॉर्मल क्रोसिन लेके ठीक हो जाते हैं, मतलब सोचते हैं ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है, हमें ध्यान देना होता है। अगर ये चीज बढ़ गई तो फिर क्या करोगे आप लोग। इवन इफ यू फील वेल बिफोर कंप्लीटिंग ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक यू मस्ट कंटिन्यू कंप्लीट इट। ऑब्वियसली बात है, हम क्या करते हैं, दो दवाई खाने के बाद ऐसा होता है अरे जाने दो, अब क्या खाएंगे, बस हो गया, ठीक हो गए ना, अब नहीं खाने का दवाई। लेकिन ऐसा नहीं करना होता। एक्चुअली मैंने भी बहुत गलतियां की हैं इसको लेके, लेकिन अब ऐसा है कि नहीं, आई डोंट वांट टू डू दैट, वी नीड टू कंप्लीट द अवर प्रिस्क्रिप्शन। ठीक है, जो एंटीबायोटिक्स का कोर्स होता है उसको कंप्लीट करना बहुत जरूरी होता है, वरना आपकी हेल्थ को आगे चल के बहुत इफेक्ट करेगा वो। ओके, डोंट सजेस्ट टू अदर्स द एंटीबायोटिक विच वेर यूजफुल टू यू। बराबर, ये जो मैंने बोला आपको पॉइंट, कि आप ये मत देखो कि बाजू वाले को उस चीज का फायदा हो तो आपको भी उससे फायदा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आपके बॉडी में अलग चेंजेस हो, उसके बॉडी में अलग चेंजेस थे, तो उस हिसाब से उनको डोज ज्यादा दे। अगर समझो उसको हाई डोज दिया होगा और आप आपको वैसा हाई डोज का बीमारी है या आपको लो डोज का, मतलब आपका बहुत प्री स्टेज है आपका, ठीक है, उनका हाई स्टेज का चीज था, तो आप अगर वो हाई स्टेज की चीज आप अगर आप प्री स्टेज में ले लेते हो तो आपको ऑलरेडी आपको उसका अपोजिट रिएक्शन भी हो सकता है। ठीक है, ये कॉशन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ध्यान में रखना एकदम, ये हमारे डेली लाइफ के लिए हमें बहुत यूजफुल है। ओके, इंट्रोडक्शन टू साइंस। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अ प्रोफेसर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एट सेंट मेरीज हॉस्पिटल, हैड कल्चर्ड वैरायटी ऑफ बैक्टीरिया फंगा इन द पेट्री डिश इन हिज लैबोरेटरी। ठीक है, देखो ये जो अंकल जी हैं, हमारे सर जी जो हैं, ठीक है, ये सर लोग ने बहुत सारे रिसर्च किए जिसकी वजह से आज हमारी ये बुक बनी है और हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इनके रिसर्च की वजह से हमें इतना नॉलेज मिला आज। हम्म, तो इन्होंने इन्होंने माइक्रोबायोलॉजी के प्रोफेसर थे ये, सॉरी, ये हॉस्पिटल में काम करते थे। उन्होंने बहुत सारे बैक्टीरिया फंगाई का मतलब बोलते हैं ना कल्चर किया, मतलब उनको रखा संभाला और उनके बारे में स्टडी किया उन्होंने। On third Sunday, while observing streptococci culture, he made an interesting observation in one petri dish. In that petri dish, fungal colonies had grown, but the area around those colonies was clean and clear. That is, bacteria actually been destroyed. After further studies, he confirmed that fungus growing there was penicillium, and its secretion had destroyed the bacterial colonies. Thus, the first antibiotic penicillin has been discovered accidentally, and this formed the basis for attempt to find cures for incurable diseases. Shouldn't we always be grateful to Alexander Fleming for discovering the life-saving antibiotics? ऑब्वियसली बात है, हमें होना ही चाहिए इनके लिए थैंकफुल। में इतना थैंकफुल होना चाहिए कि आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि इन्होंने जो चीज डिस्कवर की है ना, आज कितने लोगों की जान बचा रही है वो। ठीक है, मतलब इन्होंने बैक्टीरियल कॉलोनी जो वहां बन रही थी फंगल से, ठीक है, उस चीज को रोकने के लिए इन्होंने देखा कि अगर इन्होंने एक्सपेरिमेंट नहीं किया तो इन्होंने उस चीज को छोड़ा नहीं होता। ठीक है, कॉलोनीज को बनने नहीं दी होती तो थोड़े दिन के बाद हमें पता भी नहीं चलता कि वो अपने आप उस चीज को डिस्ट्रॉय कर दी। तो क्या डिस्ट्रॉय किया वो समझ में आया, उनको जो फंगल ग्रो हो रहे थे पेनिसिलियम, उन्होंने उनके सेक्रीशंस ने उस चीज को बैक्टीरियल कॉलोनीज को डिस्ट्रॉय कर दिया। ओके, तो इसका मतलब हमारी बॉडी में इस चीज का कितना ज्यादा यूज है, समझ रहे हो आप। वंडरफुल टू नो, ants ग्रोइंग फंगाई इन दैट टर्मिटेरियम एंट हिल, जो ants ग्रो करते हैं, ants ग्रो फंगाई। ठीक है, ants क्या करते हैं, फंगाई ग्रो करते हैं एंड हिल में एंड ऑब्टेन फूड फ्रॉम इट। तो ants के लिए खाना हो जाता है फंगाई। ठीक है, सम स्पीशीज ऑफ वैप्स एंड अदर इंसेक्ट lay their eggs in the fungal bodies growing on trees, thus ensuring a food supply for the larva। ठीक है, कुछ जो इंसेक्ट्स होते हैं वो क्या करते हैं, फंगल बॉडीज में ही अपना एग देते हैं। क्यों देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है वहां पे उसको खाना बरोबर मिलेगा। ठीक है, फूड सप्लाई उसको बरोबर मिलता रहेगा, उसके लार्वा को, लार्वा मतलब उसके बच्चे को, एग को। ठीक है, तो एंड्स भी फंगाई ग्रो करते ताकि उनको भी खाना मिलते रहे, और भी इंसेक्ट्स होते हैं जो अपना एग ले करता है ऐसी जगह पे जहाँ पे फंगल बॉडीज है, ताकि उनको वहां पे भी खाना मिलते रहे। तो हमने एंटीबायोटिक के बारे में पढ़ लिया, अब हम स्टार्ट करते हैं हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में।
यूजफुल माइक्रोऑर्गेनिज्म्स पढ़ लिया, हार्मफुल में आ जाते हैं। हार्मफुल पहला फंगाई के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ कुछ कैन यू टेल वाली चीजें देखते हैं। विच चेंजेस डू यू नोटिस लेदर आर्टिकल एंड गनी जूट बैग्स ड्यूरिंग द रेनी सीजन? आप मुझे बताओ, आप क्या नोटिस करते रहोगे? लेदर का आर्टिकल्स मतलब क्या होता है? चमड़े का बना हुआ, ठीक है। चमड़े की बनी हुई चीज और गोनी, दोनों में क्या डिफरेंस आता है रेनी सीजन में? रेनी सीजन में क्या बारिश होती है, बराबर है। लेदर आर्टिकल्स में आपका मेनली ग्रो होता है फंगाई। ओके, लेदर आर्टिकल्स में क्या होता है? रेनी सीजन में मॉइस्ट की वजह से क्या होता है, मॉइस्ट है, गर्मी है, ठंडी है, तीनों एक चीज चार से साथ आ जाती है। तो आपको क्या ग्रो होने लगता है? एक्चुअली उसके ऊपर फंगल कॉलोनीज ग्रो होने लगते हैं, ठीक है। और गनी जूट बैग्स में क्या होने लगता है? आपका पानी वो बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेता है और सूखता भी नहीं है, ठीक है। जूट बैग्स होते हैं, जो गोनी के जो बैग्स होते हैं, उसके अंदर क्या होता है, पानी बहुत ज्यादा एब्जॉर्प्शन का रेट बढ़ जाता है रेनी सीजन में, ठीक है। जिसकी वजह से उसके अंदर भी पूरे पानी की वजह से क्या होता है, उसके ऊपर पूरा फंगल ग्रोथ होने लगता है, ठीक है। पानी और मॉइस्ट चीजों की वजह से होता ही है प्रॉब्लम। फॉर हाउ लॉन्ग आफ्टरवर्ड्स कैन यू सीज दो कैन यू यूज दोज आर्टिकल्स? तो हम लोग ये आर्टिकल्स को यूज नहीं कर सकते, क्योंकि उसके बाद फंगाई ग्रो हो चुका है, जो कि हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो हो जाते हैं। यूजफुल वाले फंगाई ग्रो नहीं होते, हार्मफुल वाले ग्रो हो जाते हैं, ठीक है। जिसको हम अपने डेली मतलब इस लेदर आर्टिकल्स को या फिर ये गोनी को हम लोग उसको यूज खाने पीने की चीजों के लिए हम उसे यूज बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उससे हमें भी इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। वाई डू दिस आर्टिकल डू नॉट गेट स्पॉइल्ड ड्यूरिंग समर और विंटर? अब समर और विंटर में क्यों नहीं इनका कुछ होता है? क्योंकि ये क्या करते हैं, अपने आप को उस तरह से प्रोटेक्ट करके रखते हैं, ठीक है। समर और विंटर में इनके अंदर कोई भी पानी नहीं जाता है, ठीक है, तो मॉइस्चर नहीं आता है, तो इनके अंदर फंगल कॉलोनीज ग्रो नहीं होती है, ठीक है। और सबसे पहली बात, लेदर आर्टिकल्स जो होते हैं वो एनिमल्स की बॉडी से बने होते हैं, बराबर है। तो एनिमल्स की बॉडी जो है समर और विंटर में स्पॉइल नहीं होती है, ठीक है, लेकिन रेनी सीजन में हो जाती है, ठीक है, समझ में। माइक्रोस्कोपिक स्पोर्स ऑफ फंगाई प्रेजेंट इन द एयर, ठीक है। स्पोर्स जो है फंगाई का वो एयर में ऑलरेडी प्रेजेंट है। देयर इज सफिशिएंट मॉइस्चर, स्पोर्स जर्मिनेट ऑन कॉटन फैब्रिक गनी बैग्स लेदर वुडन आइटम्स एक्सेट्रा। समझ रहे हो आप? उसका आंसर आया था कोई इधर पे। अगर वहां पे बहुत मॉइस्चर है, मतलब अब बारिश, मतलब अगर अपने एनवायरमेंट मतलब एयर में हमें मॉइस्चर दिख रहा है, क्योंकि रेनी सीजन में मॉइस्चर बढ़ जाता है, बराबर है, क्योंकि बारिश होती है, तो धूप और बारिश की वजह से जो है पानी का जो हवा का जो चीज है, वहां पे मॉइस्चर की डेंसिटी बढ़ जाती है। तो ऐसे केस में क्या होता है, वो जो फंगाई जो एयर में है वो फटाफट जर्मिनेट होने लगते हैं, किसके ऊपर? कॉटन के ऊपर। फिर गनी बैग्स यानी कि जो इसका बैग होता है जूट का, लेदर के ऊपर, वुडन के ऊपर, सबके ऊपर जो है फटाफट वो मॉइस्चर जमा हो जाते हैं और फंगल ग्रोथ वहां पे शुरू हो जाता है। द फंगल हाइफे फाइबर्स ऑफ फंगस पेनिट्रेट डीप इनटू द मटेरियल टू ऑब्टेन न्यूट्रिशन एंड टू रिप्रोड्यूस, ठीक है। तो क्या होता है ऐसी चीजों में, जो एनिमल से बनी हुई चीजें, लेदर और ये नेचुरल चीजें हैं, तो इनके इनमें फंगल कॉलोनीज ग्रो होने के लिए वो लोग डीप डीप जाते हैं, मतलब अंदर अंदर मटेरियल के अंदर घुसते जाते हैं। क्यों घुसते जाते हैं? क्योंकि उन्हें क्या चाहिए? न्यूट्रिशन चाहिए, बराबर। उनको ग्रोथ करने के लिए क्या चाहिए? खाना कुछ चाहिए ना। ये लोग हेटरोट्रॉपिक होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये लोग क्या करते हैं? डीप 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 पेनिट्रेट होते हैं। दिस कॉज द मटेरियल टू वियर एंड बिकम वीक, ठीक है। इसकी वजह से हमारा जो मटेरियल खराब हो जाता है, जिसको हम लोग यूज नहीं कर पाते हैं, तो समझ रहे हो आप? तो यहाँ पे जो लिखा है ना, फॉर हाउ लॉन्ग आफ्टर द कैन यूज दो, तो हम लोग उसको यूज ही नहीं कर सकते। क्यों नहीं यूज कर सकते? क्योंकि वो इतना वियर और टियर हो जाता है कि वो यूज करने लायक बचता ही नहीं है, वो पूरे फंगस को खा जाते हैं। समझ रहे हो आप? तो एज अ रिजल्ट गनी बैग्स अदर आइटम्स लाइक शूज पर्सेस बेल्ट एक्सेट्रा ऑन विच फंगाई हैव ग्रोन डू नॉट लॉस्ट लास्ट लॉन्ग। वुडन आइटम्स आल्सो गेट स्पॉइल्ड, ठीक है। तो वो जो लेदर की चीजें बनी है, जूट की चीजें बनी हुई है, शूज होते हैं हमारे, पर्स होता है हमारे, बेल्ट होते हैं, ठीक है, तो वो टिकते नहीं है अगर फंगल ग्रोथ होगा, कि वो उस फंगल ग्रोथ की वजह से उनको पूरा खा लिया जाता है, ठीक है। जिसकी वजह से वो ज्यादा टाइम तक टिक नहीं पाते हैं। Sometimes we notice a black powder or white disc floating on a pickle or murabba when a jar is open after a long time. What exactly is this? ठीक है, तो ये क्या होता है? फंगल ही ग्रोथ होते हैं। जब हम लोग उसको बहुत देर तक पैक करके रखते हैं, उसके अंदर ही मॉइस्चर जमा हो जाता है, फंगल का ग्रोथ चालू हो जाता है, ठीक है। तो
ऐसे फंगल ग्रोथ क्या होते हैं, यूजफुल होते हैं, हाँ होते हैं एक्चुअली, तो हम उसे खा सकते हैं। तो यहाँ लिखा है वेरियस स्पीशीज ऑफ फंगाई ग्रो ऑन फूड आइटम लाइक पिकल्स, मुरब्बा, जैम, सॉस, चटनी एक्सेट्रा। दे यूज अ न्यूट्रिएंट दिस फूड आइटम फॉर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। During healthy fungal release mycotoxin, certain poisonous chemical in the food and thus food become poisonous. Hence food on which fungi have grown cannot be eaten. समझ रहे हो आप? तो अगर इसके ऊपर, क्योंकि फंगस जो होते हैं वो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो वो पॉइजनस भी हो सकते हैं, तो आपको इसे खाना नहीं खाना चाहिए जहाँ पे फंगल का ग्रोथ हो रहा है। समझ रहे हो आप? तो पिकल्स और मुरब्बे में जो भी आपका फंगल ग्रोथ होता है, आपकी मम्मी देखती है लेकिन वो फिर भी उस चीज को ऊपर से हटा के हमें खाने देती है, आपको नहीं खाना है, ठीक है? वो पॉइजनस हो सकता है। नेक्स्ट, फंगाई पर लिया। नेक्स्ट कौन सा बैक्टीरिया है? क्लोस्ट्रोडियम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। समटाइम्स causes of food poisoning occur during community feast. How does the food become poisonous all of a sudden? The bacteria which spoil cooked food for are clostridium. ठीक है? जो cooked food होते हैं उनको spoil करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? क्लोस्ट्रीडियम। क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया जो है क्या करता है, पके हुए खाने को भी खराब कर सकता है। आउट ऑफ about hundreds different species of bacterium, some are free living in soil whereas some live in the alimentary canal of humans and other animals. These bacteria are rod-shaped and produce bottle-shaped endosperm, endospore in the adverse condition. One special characteristic of this bacteria is that they cannot withstand normal oxygen level of the air because they grow in the anaerobic condition. समझ रहे हो आप? मतलब जो बैक्टीरिया है ये एयर में ग्रो नहीं करते हैं, इनको एडवर्स कंडीशन चाहिए अच्छा ग्रोथ करने के लिए, मतलब इनको एनारोबिक कंडीशन चाहिए, मतलब जहाँ पे ऑक्सीजन ना हो वो वहां पे फटाफट ग्रो करते हैं क्लोस्ट्रिडियम, ठीक है? अलग अलग तरह के क्लोस्ट्रिडियम में क्लोस्ट्रिडियम टेटानी, क्लोस्ट्रिडियम परफिंजेस, बोटुलियम डिफिकल, तो ये अलग अलग टाइप्स के क्लोस्ट्रोडियम प्रेजेंट है, ठीक है, जो बनते हैं। तो तो ये क्लोस्ट्रिडियम का स्पीशीज देख लिया आपने। क्लोस्ट्रिडियम फूड में होता है, फूड कुक फूड में क्लोस्ट्रिडियम पाया जाता है, ठीक है? और ये फ्री लिविंग होते हैं, सॉइल में भी होते हैं, यहाँ एलिमेंट्री कैनाल में भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है? नेक्स्ट, अदर हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म डू नॉट डू ओनली क्लोस्ट्रिडियम बैक्टीरिया कॉजेज इलनेस। नहीं, ऐसा नहीं है, और भी होते हैं बहुत सारे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिससे हमें बीमारी होती है। अदर काइंड्स ऑफ माइक्रो लाइक बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगाई are also responsible for different diseases that affect humans. You have learned about viruses, which are smaller than bacteria, can grow and reproduce only living cells. ठीक है, समझ लो आप? वायरस जो होते हैं वो सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं, बैक्टीरिया से खतरनाक वायरस होते हैं जो बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं और हमारी बॉडी को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। Introduction to scientist. It was believed that meat gets spoiled due to some bacteria of Bacillus type, but the exact type of bacillus was not known. Van Amergem prove that anaerobic bacterium clostridium botulinum is responsible for food poisoning। जो हमें फूड पॉइजनिंग होता है, हमारा पेट खराब हो जाता है, तो फूड पॉइजनिंग में सबसे भयंकर बैक्टीरिया कौन सा यूज होता है? क्लोस्ट्रोडियम बोटुलिनियम। बोटुलिनियम जो ऐसा बैक्टीरिया है फूड पॉइजनिंग के रिस्पॉन्सिबल है। एडा बैंगस्टॉन ऑब्टेन हायर एजुकेशन बायोकेमिस्ट्री एट चिंचांगो यूनिवर्सिटी। She conducted important research on toxin responsible for gas gangrene and the antitoxin used for treating it. While she was doing research on the dreaded disease called typhus, she herself contracted the infection, but she overcome it and continued her research. For this work, she was honored with the typhus medal in 1947। ठीक है, तो सोचो ये ऐसी लड़की, ये जो डॉक्टर है, इन्होंने टॉक्सिन रिस्पॉन्सिबल गैस की जो डिसीज है एंटीटॉक्सिन, उसके लिए उसको भी बनाया, उन्होंने उसके लिए एंटीटॉक्सिन बनाया। कौन सी डिसीज के लिए वो लड़ रही थी? टाइफस के लिए। तो टाइफस उसको खुद को हो गया इन्फेक्शन, लेकिन फिर भी वो लड़ती रही और उस चीज के लिए उससे ओवरकम भी किया उन्होंने, ठीक है? तो ऐसे होने चाहिए। अभी अभी कुछ डिसीज के नाम है और उसका वो किस किस पैथोजन से फैलता है, और प्लस उसके लिए आपको प्रिवेंटिव मेजर्स क्या लेने हैं, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है आपके लिए, एक्चुअली आपके नॉलेज के लिए प्लस आपके घर वालों के लिए, आपको अपने लाइफ टाइम उसको याद रखने के लिए बहुत यूजफुल टेबल है ये। सबसे पहला डिसीज एड्स, ये सबसे सबसे खतरनाक डिसीज, ठीक है? पैथोजन क्या होता है? वायरस होता है। अब ये इन्फेक्शन फैलता कैसे है? थ्रू ब्लड एंड सीमेन ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन एंड मिल्क ऑफ मदर सफरिंग फ्रॉम एड्स। ठीक है, तो ये एक्चुअली पूरा जिसमें से रिलेटेड है। ब्लड होगा, जो हमारी बॉडी से सीमन निकलता है जो इन्फेक्टेड है, उसके बॉडी का सीमन किसी और के बॉडी में गया तो हो सकता है। मिल्क, अगर कोई माँ को एड्स है, उसने बच्चे को दूध पिलाया तो उसको हो सकता है, ठीक है?
प्रिवेंटिव मेजर, सेफ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, अवॉइड रेफ्यूज और नीडल इंजेक्शन। ठीक है, तो नीडल इंजेक्शन में ब्लड आता है तो उसका भी हमें अवॉइड करना है। नेक्स्ट है हेपेटाइटिस, ये भी वायरस से होता है। किसके, इसका इन्फेक्शन कैसे फैलता है, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। ये कंटामिनेटेड फूड मतलब खाना जो हमारा कंटामिनेटेड है, मतलब उसके ऊपर कुछ तो फंगाई ग्रोथ हो गया, हमने उसको खा लिया, ठीक है, इसकी वजह से होता है। अब इसका प्रिवेंटिव मेजर्स क्या करना है आपको, क्लीन और फिल्टर्ड पानी यूज करना है। प्रॉपर स्टोरेज ऑफ फूड, आपका स्टोर फूड फूड ऐसी जगह स्टोर है जहाँ पे फंगल की ग्रोथ ना हो। ठीक है, नेक्स्ट इन्फ्लुएंजा वायरस। इन्फ्लुएंजा भी वायरस से होता है। कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, अगर मैंने कॉन्टैक्ट किया जिसको इन्फ्लुएंजा, तो मुझे भी हो सकता है। पर्सनल हाइजीन एंड अवॉइडिंग कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन। पर्सनल हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है। मीसिल्स एंड चिकन पॉक्स, ये भी कांटेक्ट करने से होता है। इसके लिए वैक्सीनेशन, अनकंटामिनेटेड वाटर, क्लीन फूड आपकी बहुत जरूरत है। बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, ये भी वायरस से होता है। कॉन्टैक्ट इन्फेक्टेड बर्ड्स एंड एनिमल्स, ये जो बर्ड्स को या फिर जो भी स्वाइन कोई चीज होती है उनसे अगर हम कांटेक्ट करते हैं तो हमें हो सकता है। पर्सन हाइजीन, प्रॉपरली कुक्ड मीट, जो भी मीट हम जो एनिमल्स का जो भी मीट खाते हैं उसको प्रॉपरली कुक्ड होना चाहिए, प्रॉपर सफा होना चाहिए, तभी आप खाओ। डेंगू किससे होता है, मॉस्किटो बाइट से होता है। फिर क्लीनिंग ऑफ सराउंडिंग, प्रिवेंटिंग स्टैग्नेशन ऑफ वाटर, मॉस्किटो कंट्रोल होना चाहिए आपके आजू बाजू में ताकि आपको डेंगू ना हो। निमोनिया बैक्टीरिया से होता है। ड्रॉपलेट स्प्रेड इन द एयर बाय इन्फेक्टेड पर्सन। निमोनिया एक्चुअली हम खांसते हैं ना, तो उस चीज से भी निमोनिया फैल सकता है। जैसे हम खांस रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, पानी झूठा करके पी रहे हैं, तो उस केस में भी क्या होता है, आपको निमोनिया हो सकता है। तो इसके लिए वैक्सीनेशन जरूरी है और कांटेक्ट नहीं करना है। लेप्रोसी भी बैक्टीरिया लॉन्ग टर्म इन्फेक्टेड विद इन्फेक्टेड पर्सन, अगर आप लॉन्ग टर्म तक किसी इंसान के साथ जिसको लेप्रोसी के साथ हो तो आपको होने की बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाती हैं। अवॉइडिंग कॉन्टेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन एंड देयर बिलोंगिंग्स। कोलेरा, कोलेरा ऐसी बीमारी है जो ज्यादा मतलब ठीक है, जैसे कंटामिनेटेड फूड और वाटर से होती है। क्लीन फूड वाटर आपको जरूरी है। मलेरिया भी मॉस्किटो बाइट से होता है, अनक्लीन सराउंडिंग से होता है। सराउंडिंग कंट्रोल में रहना चाहिए, मॉस्किटो को दूर रखना चाहिए। डैंड्रफ, रिंग वॉर्म, स्कैबीज। स्कैबीज किससे होता है, आप अगर ये क्या बोलते हैं, इन्फेक्टेड पर्सन फंगाई से होता है। स्कैबीज किससे होता है, फंगाई से होता है। ये वाली बीमारी फंगाई से होती है। तो इन्फेक्टेड पर्सन के पास आपको नहीं जाना है, उनके क्लोथ उनके चीजों सबसे दूर रहना है। ठीक है, पर्सनल हाइजीन, अवॉइडिंग कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन। ठीक है, समझ गए आप लोग। अब यूज योर ब्रेन पावर, अब ये लाइकेन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, यूज एज कॉन्डिमेंट। ठीक है, ये लाइकेन क्या चीज है। हाँ, salt is applied on the inner surface of pickle jars and pickle is covered with oil. Why is it done so? तो पिकल जो बनाती है मम्मी, जो अचार बनाती है, उसको हम लोग सॉल्ट आजू बाजू पूरी तरह अप्लाई करते हैं। तो इसका रीजन क्या है, तो इसका रीजन ये है कि फंगल का ग्रोथ वहां ना हो। ठीक है, सबसे मेन रीजन वही है कि फंगल ग्रोथ ना हो, इसलिए हम उसको सॉल्ट ज्यादा लगाते हैं ताकि वो ज्यादा दिन तक प्रिजर्व रहे। क्योंकि हमें अचार जो 2 दिन में खत्म नहीं करना, 2 दिन नहीं चलता अचार, महीना, 1.5 महीना, 3 महीना, 6 महीना तक अचार चलाना होता है। ठीक है, तो उस अचार को चलाने के लिए बहुत सारा तेल चाहिए आपको और सॉल्ट चाहिए ताकि उसमें फंगल के ग्रोथ ना हो। ठीक है, समझ रहे हो आप। नेक्स्ट, विच प्रिजर्वेटिव मिक्स्ड विद रेडी टू ईट फूड टू कीप देम फ्रॉम स्पॉइलिंग। अब जो रेडी टू ईट फूड होता है, जैसे जो मॉल वगैरह में मिलते हैं, ठीक है, जो गर्म पानी डालो फटाफट वो बन जाते हैं। तो ऐसे फूड में क्या होता है कि उसको स्पॉइल नहीं करता है। तो उसके अंदर बहुत सारे टाइप के प्रिजर्वेटिव डाले जाते हैं, जैसे कि बेंजोइक एसिड, कैल्शियम सोर्बेट, एथेरोबिक एसिड, पोटेशियम नाइट्राइट, सोडियम बेंजोइट। तो ये कुछ प्रिजर्वेटिव्स है, केमिकल्स है जो उसमें मिलाए जाते हैं ताकि वो क्या हो, रेडी टू ईट हो। मतलब अगर कुछ हो भी जाए, मतलब ज्यादा टाइम तक वो टिके वो फूड, तो उसको बना के लेट भी खाया तो उसमें कुछ हमें हमें प्रॉब्लम ना होनी चाहिए। ठीक है, फाइंड आउट द यूज ऑफ फंगाई टू प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब प्लांट्स एंड एनिमल्स को फंगाई से क्या क्या यूजेस होते हैं, तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स दे रही हूँ, आप उसको नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, fungi decomposes the bodies of dead animals and convert them into simple carbon compounds. This substance is easily mixed with air, water and soil, from where they again absorbed by plants and enter the food chain. ठीक है, तो फंगाई क्या करते हैं, डेड बॉडीज को डिकम्पोज करते हैं और ये सब्सटेंस एयर और वाटर सॉइल सब जगह मिक्स हो जाते हैं और फिर वापस साइकिल फूड चेन के लिए यूज हो जाते हैं। और क्या यूज है, some fungi living in symbiotic association with plants help to absorb water and inorganic compound like nitrogen and phosphate. अब कुछ फंगाई सिम्बायोटिक रिलेशन के लिए रहते हैं, मतलब क्या करते हैं, उनका लेन देन वाला चीज है। जैसे वो राइजोबियम का था,
वैसे फंगाई भी कुछ प्लांट का वैसा करता है कि मैं तुम्हें ये न्यूट्रिएंट्स दूंगा, तो तुम मुझे भी अपनी तरफ से न्यूट्रिएंट दोगे तो मैं अपना पेट भरूंगा। तो वो फंगाई अपना पेट भरता है, और वैसे ही फंगाई उनको क्या देता है, वाटर एब्जॉर्ब करने में मदद करता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स उन्हें लाके देता है, नाइट्रेट फॉस्फेट वो देता है। नेक्स्ट, फंगाई आर यूज टू डिराइव एंटीबायोटिक्स लाइक पेनिसिलिन विच आर यूजफुल टू एनिमल्स। ठीक है, आपने देखा फंगाई की वजह से हमें पेनिसिलिन मिला। ठीक है, तो पेनिसिलिन ऐसे मेडिसिन के केस में भी हमारा जो है फंगाई यूजफुल होता है। एंड ग्रो फंगाई इन द एंट हिल एंड ऑब्टेन फूड फ्रॉम इट, ऑब्वियस सी बात है। एंड ग्रो भी करता है जिसके से उनको उनको भी खाना मिल रहा है, फंगाई का वो भी यूज है। सम स्पीशीज ऑफ बैप्स एंड इंसेक्ट लेक द टाइप्स ऑफ फंगल बॉडीज ग्रोइंग ट्री ensuring a food supply for the larva। ये भी हमें पॉइंट देखा, वही पॉइंट आपको रिपीट करना है। नेक्स्ट, व्हाट इज स्ट्रक्चर ऑफ lichen, अ कॉन्डिमेंट, वेयर एज इट इज यूज। अभी लाइकन क्या होता है, ये आपको डायग्राम दिख रहा है। लाइकन सिम्बायोटिक एसोसिएशन दिखाता है किसके बीच में, फंगस और अलगा के बीच में, इसको साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं हम लोग। ठीक है, मतलब ये क्या करता है, फंगस और अलगे दोनों एक साथ होते हैं और एक दूसरे को खाना प्रोवाइड करे, मतलब एक दूसरे की मदद करते हैं, वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन दोनों के बीच में होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइकन बोलते हैं। लाइकन आर सेंसिटिव टू एनवायरमेंट डिस्टर्बेंस एंड यूज इन एक्सेस इन एयर पोल्यूशन इन एन एरिया। ठीक है, लाइकन्स बहुत जगह यूज आता है, एनवायरमेंट के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है, वो पोल्यूशन रोकते हैं वो। Lycans are also used in making dyes, perfume and in traditional medicines। ठीक है, तो जो आयुर्वेदिक मेडिसिन होते हैं, डाइज जो बनता है, उस सब यूज चीजों में लाइकन्स का भी बहुत यूज आता है। अ फ्यू लाइकन स्पीशीज आर इटन बाय इंसेक्ट्स और एनिमल्स सच एज रेनडियर। तो रेनडियर जो होते हैं वो क्या करते हैं, कुछ लाइकन्स को खाते हैं, उनके लिए खाना भी है वो। ठीक है, समझ रहे हो आप, इसका क्या है, यूजेस है। और स्ट्रक्चर कैसा है इसका, सिम्बायोटिक एसोसिएशन दिखाता है बिटवीन फंगस एंड अलगे, सो हम लोग क्या बोलते हैं, साइनोबैक्टीरियम। Which plants and animals disease are caused by microorganism and what are the measures to be taken against them। तो प्लांट्स और एनिमल्स से कौन कौन से डिसीज होते हैं, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में विच प्लांट और एनिमल के डिसीज हमें होते हैं। तो प्लांट डिसीज कौन कौन से हो सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, सिट्रस कैंकर, द बैक्टीरियल डिसीज दैट अफेक्ट ट्रीज ऑफ सिट्रस फूड। तो प्लांट्स को हो सकता है ये बीमारी। रस्ट ऑफ वीट इज अ फंगल डिसीज दैट अफेक्ट वीट क्रॉप्स। तो जो रस्ट हो जाता है वीट में, जो वरस लग जाता है, वो फंगल डिसीज है जो कि क्या होता है, वीट क्रॉप्स के लिए ज्यादा यूजफुल नहीं है, हार्मफुल है। येलो वेन मोसाइक इज अ वायरल डिसीज है विच अफेक्ट वेजिटेबल्स लाइक भिंडी। ठीक है, तो भिंडी को भी येलो मोसाइक वायरल डिसीज है जो कि भिंडी के लिए हार्मफुल है, जो हम हमें जाएगा तो प्लांट के लिए हार्मफुल है। प्रिवेंटिव मेजर्स आप क्या कर सकते हो, स्टेट विच आर हेल्दी एंड डिसीज फ्री शुड बी सिलेक्टेड फॉर सोइंग। तो आपको ऐसा ऐसा सीड यूज करना है जो कि डिसीज फ्री हो, मतलब उसके अंदर डिसीज ना हो, उससे फंगल इन्फेक्शन ना हो, ऐसे डिसीज का वो यूज करना है। इन्फेक्टेड प्लांट शुड बी रिमूव, ऐसे प्लांट्स को रिमूव कर दो, क्यों, क्योंकि उसकी वजह से आजू बाजू के और भी प्लांट्स वैसे इन्फेक्ट हो सकते हैं। प्लांट शुड बी स्प्रेड विद फंगिसाइड्स एंड जर्मिसाइड्स टू प्रिवेंट डिसीजेस। बिकॉज आपको फंगस की डिसीज नहीं चाहिए तो आपको उसको फंगीसाइड्स और जर्मीसाइड से उसको स्प्रे करना होगा, इंसेक्टिसाइड से भी स्प्रे करना होगा, ताकि उसमें कोई इन्फेक्शन फैले ना। अब एनिमल डिसीज कौन कौन सी होती है, एंथ्रेक्स द डिसीज दैट अफेक्ट्स कैटल, इट इज यूज्ड बाय बैक्टीरियम। ठीक है, एंथ्रेक्स डिसीज जो कैटल, कैटल मतलब क्या, जो गाय गाय का बच्चा होता है, हम लोग कैटल बोलते हैं, तो कैटल को एंथ्रेक्स हो सकता है जो बैक्टीरिया से होता है। नेक्स्ट, फूड एंड माउथ द डेंजरस डिसीज इन कैटल कॉज्ड बाय वायरस। ठीक है, तो फूट और माउथ, फूड मतलब पैर पे, और उसके उन लोग के मुंह पे, किसके, बच्चों के मुंह पे, बच्चे कौन, गाय के बच्चों के मुंह पे, उनको बहुत ये बीमारी हो सकती है, फंगल इन्फेक्शन बढ़ जाता है, वायरस से होता है। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, रेबीज इज अ वायरल डिजीज दैट इफेक्ट्स एनिमल्स, रेबीज भी एनिमल्स को बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। प्रिवेंटिव मेजर्स क्या ले सकते हो, द प्लेस वेयर एनिमल्स आर केप्ट शुड बी वॉश्ड विद जर्मिसाइड्स। ठीक है, वहां पे जर्म्स प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, कोई भी इंसेक्ट, कोई भी बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं होना चाहिए। एनिमल शुड बी डिवॉर्म्ड रेगुलरली, डिवॉर्म मतलब क्या, उनको रेगुलर नहाना नहलाना चाहिए, उनको गर्म रखना चाहिए। द एनिमल शुड बी ट्रीटेड विद नेसेसरी एंटीबायोटिक्स फॉर इन्फेक्शन डिसीजेज, अगर उनको इन्फेक्शन हो जाता है तो आपको उनको प्रॉपर ये करना है, क्या बोलते हैं, इन्फेक्शन के लिए जो भी आप एंटीबायोटिक्स यूज करते हो अपने खाने में, उनको भी आपको खाना देना पड़ेगा, क्योंकि उनके बॉडी में भी वो इन्फेक्शन फैलता है। दे शुड बी रेगुलरली वैक्सीनेटेड, आपके पेट्स को आपको वैक्सीन लगाना बहुत जरूरी है। टेक द एनिमल्स टू वेटरनरी हॉस्पिटल फॉर प्रॉपर ट्रीटमेंट वैक्सीनेशन। ठीक है, तो आप ऐसे अपने एनिमल्स को क्या कर सकते हो, अपने एनिमल्स का ध्यान रख सकते हो। तो एनिमल्स और प्लांट दोनों का ध्यान रखना हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है, अगर उन्हें हम ठीक रखेंगे तो हम ठीक रहेंगे, क्योंकि उन्हीं से हमें खाना मिलता है। ठीक है, समझ रहे हो आप। तो ये चैप्टर आपको आई होप समझ में आया होगा।
बहुत इजी चैप्टर है एक्चुअली। ठीक है। तो अब इसका आंसर कौन मुझे बताएगा? यीस्ट रिप्रोड्यूस एक्सेसुअली बाय द डैश मेथड। यीस्ट किससे बनता है? बडिंग से बनता है, बडिंग मेथड। टॉक्सिन ऑफ फंगल ओरिजिन आर कॉल्ड माइकोटॉक्सिन। टॉक्सिन ऑफ फंगल, फंगल जिससे होता है उसको क्या बोलते हैं? माइकोटॉक्सिन। लेग्यूमिनस प्लांट कैन रिप्रोड्यूस मोर प्रोटीन टू राइजोबियम। राइजोबियम किस में होता है? लेग्यूमिनस प्लांट में होता है, जो कि हमें क्या देता है? प्रोटीन देता है। समझ रहे हो आप? वाई द नेम्स ऑफ माइक्रोफॉन एंड फॉलोइंग फूड मटेरियल्स। ठीक है, इसमें योगर्ट में कौन लैक्टोबैसिल है, ब्रेड में कौन होता है? ब्रेड में भी कौन होता है? लैक्टोबैसिल ही होता है। रूट नोडल्स ऑफ लेगुमिनस प्लांट राइजोबियम, इडली में लैक्टोबैसिल है, डोसा में भी लैक्टोबैसिल है। तो ये सब बैक्टीरिया क्या है? माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं अलग अलग, अलग अलग फूड चीजों में, फूड मटेरियल्स में, आपको बताना है। ऑड में नाउन बताना है। डिप्थेरिया आएगा आपका ऑड वन। लैक्टोबैसिलर, राइजोबिया, यीस्ट, क्लोस्ट्रीडिया। तो ये बहुत इजी था, क्लोस्ट्रीडिया, क्योंकि क्लोस्ट्रीडिया इज हार्मफुल, बाकी सब यूजफुल है। ठीक है। रूट रॉट, रस्ट, रोबेला, मोजाइक, ये अलग 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 डिसीजेस का नाम है। तो इसमें से कौन सी डिसीज ऐसी होगी जिससे जो एक कॉमन बैक्टीरिया से होगी, कुछ नहीं होगी? ठीक है, तो वैसे आपको बताना है। तो अब मेरे को लगता है होप समझ में आया ही होगा चैप्टर। राइजोबियम नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्लोस्ट्रीडियम क्या होते हैं? फूड पॉइजनिंग करते हैं। पेनिसिलिन किसके लिए यूज होते हैं? प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स का। यीस्ट बैक्टीरियल प्रोडक्ट्स होता है। ठीक है, इजी था। आपको अगर चैप्टर समझ में आएगा तो आपकी आप ये सब चीजों के जो शॉर्ट आंसर है वो एक्चुअली फटाफट लिख सकते हो। ठीक है। मैं आई होप कि चैप्टर समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट कीजिए कि हाउ यू लाइक माई एक्सप्लेनेशन वे। शुड आई इम्प्रूव, और should I continue with this? Okay. Thank you so much for your efforts and time. We will be meeting for the next lecture. अभी हम नेक्स्ट चैप्टर का वेट, नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं, जल्दी स्टार्ट करेंगे। ओके। तो तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। ओके।